नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रवर्तन निदेशालय के बारे में, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी क्या है, इसके बारे में तफसील से जानेंगे। सारी जानकारी को एक-एक पॉइंट के थ्रू जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या था, इसके मुख्यालय कहाँ है, शक्तियाँ और इसके कार्य कौन-कौन से हैं, उसके बाद इसके निदेशक कौन है अभी वर्तमान में और ईडी के जो अधिनियम है, ईडी के जो एक्ट है, प्रवर्तन निदेशालय के जो एक्ट कौन-कौन से एक्ट के तहत ये काम करती है, इन सभी बिंदुओं को अच्छे तरीके से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पे अभी तक नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखेंगे सबसे पहले हम जानेंगे कि ईडी होता क्या है। इसके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के रूप में हम जानते हैं, यानी इंग्लिश में इसे आप जानेंगे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप ईडी जानते हैं और हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय के रूप में हम इसे जानते हैं। इसके बारे में जाने तो पहला पॉइंट के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है और खुफिया एजेंसी जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार होती है। मेन इसका काम होता है जो आर्थिक तरीके से जो उल्लंघन होता है कानूनों का और आर्थिक तरीके से जो क्राइम होता है आर्थिक तौर पे, तो उन सभी को कंट्रोल करना, उन सभी को कानून के अंदर लाना, ये सभी कार्य इनके होते हैं। साथ ही आप जानेंगे दूसरे पॉइंट के थ्रू कि यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत संचालित होता है। यह जो है कि राजस्व विभाग भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है यह संचालित होता है। आगे जानेंगे यहाँ से कि प्रवर्तन निदेशालय का प्राथमिक उद्देश्य दो प्रमुख कानूनों को लागू करना होता है। यहाँ से जानेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, मेन तौर पे दो कानून को बताया जाता है। पहला आप देख सकते हैं कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के नाम से हम जानते हैं। फेमा भारत के विदेशी मुद्रा लेन-देन को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देना इसका होता है काम। इससे संबंधित अगला पॉइंट आप देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकथाम के लिए अधिनियम है पीएमएलए और इसी अधिनियम के थ्रू मुख्यमंत्री, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल है, उनको गिरफ्तार किया गया है ईडी के थ्रू। तो जानेंगे इस पॉइंट में क्या है। तो यहाँ पर पीएमएलए का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है, पीएमएलए एक्ट। इसको और तफसील से जानेंगे, आगे वीडियो में बने रहिए। यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट के थ्रू आप जानेंगे कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा उल्लंघन और अन्य वित्तीय अधिनियमताओं से संबंधित मामलों की जांच और मुकदमा चलाता है। यानी कि जब आप मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो भी क्राइम होता है, उनसे रिलेटेड सभी मुद्रा उल्लंघन से संबंधित और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं इस पर जो है मुकदमा करता है वह। आगे जाने तो यह सीमा पार आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के साथ सहयोग बनाता है। यहाँ से ध्यान देंगे कि आर्थिक अपराध से निपटने के लिए एवं कानूनों के प्रवर्तन एजेंसियों तथा अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के साथ यह सहयोग यानी कि कोलैबोरेट करके उस जो नियम को तोड़ा रहता है, उस क्राइम को पकड़ने की, इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करता है और ये करता है। आगे जानेंगे इसमें तो इस्टेब्लिशमेंट यानी कि इसका जो स्थापना कब हुआ, इसके बारे में जानें। तो यहाँ से देखते हैं कि भारत में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को हुआ था और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण इकाई के तहत यह काम करता है। ध्यान रखेंगे, भारत सरकार के जो वित्त मंत्रालय है उसके अंदर राजस्व विभाग है, उसी के प्रशासनिक नियंत्रण इकाई है, उसके अधीन यह काम करता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पर्पस देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था कि इसकी स्थापना किया गया, यानी मेनली तौर पर जाने कि इस प्रवर्तन निदेशालय का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ से जान सकते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय का प्राथमिक उद्देश्य भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करना और आर्थिक अपराध को खत्म करने की बात को यहाँ पर देखा गया, इसका मेन जो पर्पस था। उसके बाद सेकेंड पर्पस के रूप में हम जाने कि यह मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा उल्लंघन और अन्य वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मामलों की जांच एवं मुकदमा करने या फिर मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार यह होता है, यानी कि यह इसका उद्देश्य होता है ईडी का।
आगे बढ़ेंगे तो इसके हेडक्वार्टर के बारे में जानने को मिलेगा यहाँ से, इसके मुख्यालय कहाँ पे है कि प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में अवस्थित है। ध्यान रखेंगे, जो इसके मुख्यालय है वो कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, राजधानी में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि पावर्स ऑफ फंक्शन, पावर्स एंड फंक्शन क्या है। इसके पावर एंड फंक्शन को जाने, यहाँ से जानने को मिलेगा कि प्रवर्तन निदेशालय को निम्नलिखित प्रमुख कानूनों को लागू करने का अधिकार है। ध्यान रखेंगे, प्रवर्तन निदेशालय को निम्नलिखित प्रमुख कानूनों को लागू करने का अधिकार है। पहला आप देखेंगे यहाँ से कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, जो कि पीएमएलए के रूप में हम पहले भी जान चुके हैं। दोबारा से यहाँ जानेंगे और अच्छे तरीके से, यहाँ से आपको जानने को मिलेगा पावर एंड फंक्शन के थ्रू। तो इसका जो पावर है यानी कि पीएमएलए के थ्रू यह क्या करता है, तो यह पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच करता है और मुकदमा चलाता है। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से प्राप्त अपराध की आय को जब्त करने की जो काम है यह करता है पीएमएलए, जो अधिनियम है, पीएमएलए जो एक्ट है उसके तहत। सेकंड नंबर में देखें तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा इसे बोलते हैं, FEMA के नाम से जानते हैं, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। ईडी विदेशी मुद्रा लेन-देन को विनियमित करने और विदेशी मुद्रा उल्लंघन को रोकने के लिए फेमा प्रावधानों को लागू करता है। इसका उद्देश्य बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना होता है, यानी कि जो देश के बाहर जो व्यापार हो रहे हैं और जो भुगतान हो रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसको सुविधाजनक यानी इजी बनाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है ईडी के द्वारा। विदेशी मुद्रा बाजार में व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए हम विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा का उपयोग ईडी द्वारा किया जाता है। और इसके पावर और देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं, प्रवर्तन निदेशालय के पास तलाशी लेने, गिरफ्तारियां करने और आर्थिक अपराधों से में शामिल संपत्तियों को जब्त करने की शक्ति इन्हें शामिल है। यानी कि जो भी संपत्ति है जो कि आर्थिक अपराध से अर्जित किया गया है, उनको जब्त करने की जो शक्ति है उनमें है, गिरफ्तारी करने पे, तलाशी लेने एवं इन सभी के साथ संबंधित है इनका जो है कि पावर्स। नेक्स्ट पावर के रूप में जाने तो यह सीमा पार आर्थिक अपराधों के निपटने के लिए अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी यानी कि जो भी जैसे सीबीआई है और एनएआई है, ये सारे जो एजेंसी है, जांच एजेंसी जितने भी हैं, उन सभी के साथ यह जो है कि कोलैबोरेट कर सकता है। इन सभी के साथ अपनी एजेंसियों, नियामक अधिकारियों के साथ और अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के साथ यह सहयोग कर सकता है, यानी इनसे मिल सकता है, इनसे जानकारी प्राप्त कर सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे डायरेक्टर के रूप में, इनके जो डायरेक्टर है या फिर निदेशक कह लें, निदेशक या फिर डायरेक्टर कह लें, सेम है। इनके जो डायरेक्टर है करंट में देखेंगे तो राहुल नवीन नाम से हैं, जो कि आईएएस अधिकारी हैं। और यहाँ से जानेंगे कि प्रवर्तक निदेशालय का नेतृत्व एक निदेशक करता है और प्रवर्तक निदेशालय का निदेशक भारतीय राजस्व सेवा IRS यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर होता है। ध्यान रखेंगे कि वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। और अगला देखेंगे तो उसको देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट जो डायरेक्टर के रूप में जानते हैं यहाँ से कि निदेशक प्रवर्तन निदेशालय को संचालन की देखरेख करने और भारत में आर्थिक कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। ध्यान रखेंगे जो प्रवर्तक निदेशालय को संचालन करते हैं वह आर्थिक कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। ये आप जान सकते हैं कि किस लेवल के अधिकारी होते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा के बारे में और तफसील से जाने यहाँ से कि विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक विदेशी व्यापार एवं भुगतान को जो है कि सुविधाजनक बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रख रखाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए 1999 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा लागू किया गया है। ध्यान रखेंगे जो फेमा को लागू किया गया था कब, 1999 में। और ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के रूप में हम जानते हैं इसे, फेमा को हिंदी में। इंग्लिश में जाने तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रूप में हम इसे जानते हैं, जिसे 1999 में लागू किया गया था। यह जो है कि विदेशी व्यापार एवं भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए एवं विदेशी मुद्रा को बाजार में व्यवस्थित रखरखाव के लिए यह जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट देखें तो फेमा के बारे में जाने तो फेमा भारत के विदेशी मुद्रा लेन देन को नियंत्रित करने के लिए काम करता है।
जिसमें कि चालू खाता लेन-देन जैसे कि व्यापार और प्रेषण के रूप में आप जानते होंगे, और पूंजी खाता लेन-देन जैसे कि निवेश करना, निवेश करने से संबंधित लेन-देन शामिल होते हैं इसमें। अगला पॉइंट आप देखेंगे इस फेमा के रिलेटेड, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को विदेशी मुद्रा लेन-देन को विनियमित करने और उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने का अधिकार देता है। यानी कि जो आरबीआई है वह जो है कि ईडी को किसी भी विदेशी मुद्रा के लेन-देन में विनियमितता पाया जाता है, यानी कि गलती पाया जाता है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से इसको जो है कि फाइन लगाने का जो अधिकार है यह ईडी को है। अगला देखेंगे कि अधिनियम फेमा प्रावधानों के उल्लंघन की जांच और निर्णय लेने के लिए प्रवर्तन निदेशालय सहित अधिकारियों की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है। यानी कि ध्यान रखेंगे जो अलग फेमा प्रावधानों में जो फेमा जो है कानून, उसके थ्रू जो भी उल्लंघन हुए हैं उसके अनुसार जो प्रवर्तन निदेशालय है, ईडी है, वह जो है अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। यानी कि उस पार्टिकुलर जो क्राइम हुआ है उसके रिलेटेड एक अधिकारी को नियुक्त करेगा और उसके थ्रू उस पर कार्रवाई किए जाएंगे। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे जानेंगे तो प्रिवेंटेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए, इसी के थ्रू जो है केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। तो ध्यान रखेंगे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, अभी फिलहाल में ही हुआ था। तो यहाँ से जानेंगे इसके तहत जो पहला पॉइंट निकल के आता है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के रूप में हम जानते हैं इसे। इसकी जो एक प्रकार से लागू करने की जो ईयर है वह है 2002 में। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करने का अधिनियम इसे कहा जाता है। उसके बाद सेकेंड नंबर में जाने तो पीएमएलए यानी कि प्रिवेंटेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों को परिभाषित करता है और ऐसे अपराधों के लिए कई सजा का प्रावधान भी यह करता है पीएमएलए के थ्रू। नेक्स्ट है पीएमएलए के तहत कुछ लेन देन और गतिविधियां को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें निर्दिष्ट अपराधों से प्राप्त अपराध की जो आय से संबंधित गतिविधियां, यानी कि जैसे कि पेपर लीक हो गया या फिर कोई भी तरीके के अनियमितता पाई जाती है कोई भी चीज में, जैसे टेंडर दिया जाता है उसमें जो है कि पैसा लेकर के टेंडर दिया जाता है, इस तरीके के जितने भी सारे अनियमितता है उनसे रिलेटेड जो है कि पीएमएलए कानून, पीएमएलए एक्ट काम करता है। उसके बाद देखेंगे तो पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की जांच एवं अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार प्रवर्तन एजेंसी के रूप में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की स्थापना करता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि यह अधिनियम ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल अपराध की आय और कुर्क करने यानी कुर्की जब्त करते ना, वो इसके बाद बताया गया है कि अपराध में जो शामिल हैं उनके जो है कि कुर्की जब्त करना, इन सभी अधिकारों को देता है यह जो अधिनियम होता है पीएमएलए के थ्रू। अगला जो फैक्ट देखेंगे इसमें, तो अगला जो पॉइंट के रूप में आप देख सकते हैं कि भारत में प्रवर्तन निदेशालय ईडी आर्थिक अपराधों से निपटने और वित्तीय कानूनों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई और अधिनियम और विनियमों के तहत काम करता है, जिसका संक्षिप्त विवरण आप नीचे देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो एक और कई सारे 9 यहाँ पर आपको अधिनियम मैं बताने वाला हूँ, 9 अधिनियम, उसमें जो है कि आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और 3 अधिनियम के बारे में जो ईडी की वेबसाइट है उस पर बताया गया है। 2 तो मैं बता दिया, फेमा और पीएमएलए, और तीसरा आप देख सकते हैं यह जो है एफईओए है, जिसका नाम देख सकते हैं भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018 में यह लाया गया था। ये 3 अधिनियम आपको वेबसाइट पे दिख जाएंगे। उसके बाद देखेंगे अदर अधिनियम आपको नहीं दिखेंगे, जिसकी जानकारी हमने रिसर्च करके निकाला है, जिसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। अगर आप इस आर्टिकल को, इस वीडियो को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट पे चले जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप उसको पढ़ सकते हैं उस आर्टिकल को इंग्लिश मीडियम में। यहाँ से जानेंगे कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 एफईओए क्या है। तो जानेंगे यहाँ पर यह कानून आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर भागकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए बनाया गया था। यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत निदेशालय को ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधी जो गिरफ्तारी से बचते हुए भारत से बाहर भाग गए हैं, जैसे कि किंगफिशर के जो थे, विजय माल्या थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, जो नीरव मोदी थे, तो ये सारे लोग जो बाहर भाग गए हैं उनको पकड़ने के लिए या मेनली तौर पे यह कानून को लाया गया था। उनकी संपत्तियों को कुर्की करने के लिए यानी कुर्क करने के लिए, कुर्की जब्त करने के लिए, उनकी संपत्तियों को केंद्र सरकार से संलग्न करने का प्रावधान करने हेतु अधिसूचित किया गया था। यानी कि इस कानून को इसलिए लाया गया था
कि जो भारत में क्राइम करके, भारत में आर्थिक अपराध करके, पैसा का जो मनी लॉन्ड्रिंग करके, गबन करके भाग गए किसी देश, दूसरे देश में, जहां पर भारत की जो आर्थिक, भारत का जो क्षेत्राधिकार है, जुरिडिक्शन है, उससे बाहर चले गए हैं, तो उनके लिए यह कानून बनाया गया था। उसके बाद देखेंगे कि विदेशी मुद्रा अधिनियम क्या है। विदेशी मुद्रा अधिनियम 1973 यानी कि FERA, फेरा, निरसरित FERA जिसे फेरा कहते हैं, के तहत मुख्य कार्य उक्त अधिनियम से कथित उल्लंघन के लिए उक्त अधिनियम के तहत 31/5/2002 को 2 तक जारी कारण बताओ नोटिस का न्यायीकरण देख सकते हैं, न्याय निर्णयन करना, जिसके आधार पर संबंधित अदालतों में जुर्माना लगाया जा सकता है। और FI देख सकते हैं, फेरा FERA के तहत शुरू किए गए मुकदमों को आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि ध्यान रखेंगे, ये जो कानून है वह एक पार्टिकुलर जो क्राइम हुआ था उससे रिलेटेड है यह, और उसी को लेकर के यह जो कानून बनाया गया था न्यायालय के द्वारा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर COFEPOSA, यह थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसको देख सकते हैं, तहत परियोजक एजेंसी के रूप में इसे हम जानते हैं कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1974, इसका पूरा फुल फॉर्म देख सकते हैं, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि की रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत इस निदेशालय को फेमा के उल्लंघन के संबंध में निवारक निरोध के मामले में प्रायोजित करता है, करने का जो अधिकार है इसे प्राप्त होता है इस अधिनियम के द्वारा ईडी को। अगला आपके स्क्रीन पे, इसमें चौथा में देखेंगे यहाँ पर काला धन या फिर अघोषित विदेशी आय और संपत्ति और कर अधिरोपण अधिनियम 2015, इसका भी यह एक तरीके से काम करता है इस अधिनियम पर भी। यहाँ पर जानेंगे, यह सब अधिनियम वेबसाइट पे नहीं दिया गया है, लेकिन यह जो अधिनियम है इसके तहत ईडी काम करती है। यह अधिनियम काले धन और अघोषित विदेशी आय और संपत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े उपाय एवं प्रावधान करता है। दूसरा देखेंगे, यह विदेश में रखी गई ऐसी अघोषित आय जो संपत्तियों पर कर और जुर्माना लगाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय इस अधिनियम के उल्लंघन की जांच कर सकता है और विशेष रूप से भारत के बाहर आय और संपत्ति को छिपाने से संबंधित है, यानी कि जो काला धन है उससे रिलेटेड जो कि अधिनियम है 2015, उसको जो है कंट्रोल करने की काम ये ईडी के द्वारा भी किया जाता है। अगला देखेंगे, बेनामी लेन देन या फिर निषेध अधिनियम 1988 देखेंगे, तो इसके तहत बेनामी लेन देन अधिनियम बेनामी लेन देन पर रोक लगाता है और बेनामी संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान इस अधिनियम के थ्रू ईडी को प्राप्त है। नेक्स्ट आप देखेंगे, बेनामी लेन देन वे लेन देन है जहां पर संपत्ति एक व्यक्ति के पास होती है, लेकिन इसके लिए प्रतिफल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यह ध्यान रखेंगे कि बेनामी लेन देन कैसा होता है कि वह धन किसी और का होता है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के पास यह होता है और उसको पता ही नहीं रहता है, जिस व्यक्ति के नाम से रहता है उसको पता ही नहीं रहता है कि हमारा यह संपत्ति है। हालांकि वह जो मेन संपत्ति होता है वह निश्चित रूप से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कोऑर्डिनेट या फिर चलाए जा रहे होते हैं। अगला आप देखेंगे कि ईडी इस अधिनियम के तहत बेनामी लेन देन के खिलाफ जांच और कार्रवाई कर सकता है। जैसे कि आप इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं ईडी के थ्रू किस तरीके से कार्रवाई हुआ था। इसमें बहुत सारे आरजेडी के जो नेता है लालू प्रसाद यादव, तो उनके जो बहुत सारे संपत्ति थे उसको जब्त कर लिया गया था, जो कि बेनामी संपत्ति के रूप में था, किसी और के नाम पे था और कोई और उसे देख रेख कर रहा था, किसी और के हैंडल में था। अगला आप देखेंगे कि आयकर अधिनियम 1961, आयकर अधिनियम 1961 के रूप में आप जाने, जबकि आयकर अधिनियम मुख्य रूप से आयकर लगाने, मूल्यांकन और संग्रह से संबंधित है। इसमें वित्तीय अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। ध्यान रखेंगे, यह जो अधिनियम है जिसके तहत आप देखें मेन तौर पे जो आय जो होते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उनसे रिलेटेड है यह। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में जाने आयकर अधिनियम 1961 के रूप में, तो ईडी आयकर अधिनियम के तहत कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जांच कर सकता है और विशेष रूप से आय या फिर संपत्ति को छुपाने के मामले में यह जो कि जुड़ा हुआ है यह अधिनियम। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो 7वें नंबर पे आपको दिखेगा कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि कंपनी के द्वारा जो एक्ट बनाया गया था, कंपनी के लिए जो एक्ट बनाया गया था 2013 में, उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे और इसी के थ्रू जानेंगे। तो पहला पॉइंट आपके निकल के आता है कि कंपनी अधिनियम भारत में कंपनी के निगमन,
कामकाज और विघटन को नियंत्रित करता है। अगला देखेंगे, इसमें कॉर्पोरेट धोखाधड़ी, यानी बहुत सारे कंपनी होते हैं जो कि टैक्स की चोरी कर लेते हैं और बहुत ही तरीके से और कई सारे अपराध करते हैं वित्तीय जो संदर्भ होते हैं उससे संबंधित। तो वित्तीय कुप्रबंधन, जो वित्तीय तरीके से जो कुप्रबंधन, टैक्स चोरी करना आदि जो है कि अन्य कॉर्पोरेट अपराधों से संबंधित प्रावधान इसमें शामिल है। ईडी अपने अधिनियम के तहत कॉर्पोरेट धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य वित्तीय अपराधों के मामले की जांच कर सकता है और विशेष रूप से धोखाधड़ी वाले लेन-देन या फिर कंपनी फंड को कुप्रबंधन से जुड़े मामलों की जांच कर सकता है। ये जो मेन काम है इसका, मेन कंपनी से रिलेटेड है। अगला देखेंगे तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी एक्ट 1992 में आया था। इसके बारे में जाने तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपके रूप में आप देख सकते हैं कि सेबी अधिनियम प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है और प्रतिभूतियों को निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। आप देखेंगे जो भी आप निवेश करते होंगे किसी भी बाजार में, तो उसमें जो है कि सेबी उसको कंट्रोल करता है, सेबी के अंतर्गत ही वो आता है। अगला देखेंगे, इसी के अंतर्गत इसमें अंदरूनी व्यापार, बाजार हेर-फेर और अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित अपराधों से संबंधित प्रावधान इसमें शामिल हैं। अगला देखेंगे कि ईडी सेबी के साथ सहयोग करता है, यानी ईडी जो है कि सेबी के साथ जो मिल करके इसमें कई तरीके जो अनियमितताएं होती हैं वित्तीय तरीके से, तो उनको जो है कि यह कंट्रोल करता है। यहाँ पर जानेंगे कि इस अधिनियम के तहत प्रतिभूति धोखाधड़ी, अंदरूनी व्यापार और अन्य बाजार से संबंधित अपराधों के मामले में यह जो है कि जांच करता है। ध्यान रखेंगे। लास्ट आप देखेंगे यहाँ से 9वां जो एक्ट है वह कस्टम एक्ट 1962 में था, यानी कि सीमा शुल्क अधिनियम इसे बोलते हैं। तो सीमा शुल्क अधिनियम सीमा शुल्क आयात और निर्यात प्रक्रिया और तस्करी की रोकथाम को नियंत्रित करता है। और नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि इसमें माल के अवैध आयात एवं निर्यात के मामले जो होते हैं उनसे संबंधित यह अधिनियम काम करता है और मुद्रा तस्करी एवं अन्य सीमा शुल्क अपराधों से संबंधित प्रावधान इस अधिनियम के थ्रू इंक्लूड किए गए हैं ईडी के द्वारा। ईडी सीमा शुल्क उल्लंघन के मामले में जांच कर सकता है और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर माल या फिर मुद्रा की तस्करी से जुड़े मामलों को भी यह संबंधित करता है। अगला आप देखेंगे यहाँ पर पॉइंट के रूप में या फिर कंक्लूजन के रूप में यहाँ से जान लेंगे कि यह अधिनियम फेमा और पीएमएलए के साथ वित्तीय कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भारत के आर्थिक अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को कानूनी ढांचा प्राप्त करने का अधिकार इसे भारत सरकार द्वारा दिया गया है। इस वीडियो में हम जाने ईडी क्या होता है, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय क्या होते हैं, इसके उद्देश्य, स्थापना, निदेशक कौन है और इनके पावर क्या है और कई सारे फैक्ट जो कि रिलेटेड था ईडी से, इसके बारे में हम जाने इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ, और प्लीज सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको और अच्छे तरीके से और अन्य टॉपिक को मैं लेकर के आऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।